हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया। आज आपको बीएड की जो लर्निंग थ्योरीज है उसमें हमने इनसाइट थ्योरी की थी। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कर रहे हैं, इसको हम पैवलोव थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट इवन पैवलोव। ये थ्योरी रशियन साइकोलॉजिस्ट थे इवन पैवलोव, उनके द्वारा दी गई है। ये ध्यान दीजिए, सीटेट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आता है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कंडीशनिंग थ्योरी दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो वो थे इवन पैवलोव। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो ये ध्यान रखना। और कौन सी ईयर में? 1849 टू 1936। देयर आर वेरियस नेम्स ऑफ दिस थ्योरी। इन थ्योरी को कई नामों से जाना जाता है। ये सारे होते हैं, जब आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं तब आपको ये भी ध्यान देना होता है कि कंडीशनिंग थ्योरी के अलग अलग क्या क्या नाम है। पैवोलियन कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, एस टाइप कंडीशनिंग मतलब स्टिमुलस टाइप कंडीशनिंग, एंड एस सेल एसोसिएशन थ्योरी मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म और एसोसिएशन। मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसको कनेक्टिविज्म भी कहा, क्योंकि कनेक्ट किया जाता है स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ। ये एसोसिएशन मतलब जब स्टिमुलस होता है तभी रिस्पॉन्स होता है, जुड़ना। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय पैवलोव एंड वुडसन। पहले इस थ्योरी को दिया पैवलोव ने, और इसी को जो रेक्टिफाई किया, मतलब इसी के ऊपर और एक्सपेरिमेंट किए वॉटसन ने किए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग टेक प्लेस बाय कंडीशनिंग। इस थ्योरी के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो लर्निंग सिखाने में मदद करती है। वो कैसे करती है देखिए। कंडीशनिंग इम्प्लाइज द अटैचमेंट और एसोसिएशन ऑफ ओरिजिनल रिस्पॉन्स विद द न्यू आर्टिफिशियल स्टिमुलस। कंडीशनिंग किस तरह से दी जाती है? जो हमारे ओरिजिनल रिस्पॉन्स है उसको एसोसिएट किया जाता है आर्टिफिशियल स्टिमुलस से। देखिए, जब हम कंडीशनिंग की बात करें तो कंडीशनिंग जो की जाती है वो हमारी जो होती है नर्वस सिस्टम में डेवलप होती है। जब हम कंडीशनिंग करते हैं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको डेवलप किया जाता है, और वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे एनवायरनमेंट के स्टिमुलस के साथ में से ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होता है, या मैं कहूँ उसी के अनुसार रिस्पॉन्सेस होते हैं। अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है तो हमें स्टिमुलस भी उसी तरह से दिया जाना चाहिए, ताकि वो रिएक्शन, एक्शन देन रिएक्शन होता है ना, कि हम रिएक्शन जब ही कर पाएंगे जब हम उसे स्टिमुलस देंगे। इसलिए हमने इसको बोला स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन थ्योरी भी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट ऑन कंडीशनिंग। देखिए, पैवलोव ने जब ये एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया तो उन्होंने कैसे क्या कंक्लूजन निकाला, कि उन्होंने क्या कहा कि कंडीशनिंग कैसे की जाती है। देखिए, यहाँ पर आपके जब हमने इनसाइड थ्योरी दी थी तो अब उसमें हमने क्या किया था, उन्होंने एनवायरनमेंट का वेट किया। मतलब एनवायरनमेंट का वेट नहीं किया, उन्होंने कहा था कि मैन डज नॉट वेट फॉर एनवायरनमेंट, कि स्टिमुलस होगा तभी वो रिस्पॉन्स करेंगे। और पैवलोव ने क्या है कि वो वेट कर रहे हैं। कैसा? अब देखिए, पैवलोव कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग। पैवलोव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? डॉग पे। इनसाइड थ्योरी में किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था, है ना। ही यूज्ड टू रिंगिंग द बेल बिफोर गिविंग फूड टू द डॉग। उन्होंने यहाँ पर क्या किया? उन्होंने यहाँ पर बेल यूज किया। कब? डॉग को खाना देने से पहले। He repeated his activity for several days under the similar condition. सेम कंडीशन, सेम एनवायरनमेंट में यही एक्टिविटी को उन्होंने काफी दिनों तक किया। When the food was placed before, जब भी खाना दिया जाता, the dog and the bell was rung. मतलब मैं कहूँ, डॉग को जब खाना दिया जाता तो बेल वॉज रंग, घंटी बजाई जाती। Saliva would secrete in the mouth of the dog. क्या होता? जब भी बेल बजती डॉग अलर्ट हो जाता और स्लाइवा उसके मुंह में, या मतलब पानी उसके मुंह में आना शुरू हो जाता, क्योंकि उसे लगा कि अब खाना आने तैयार हो जाएगा। After some time, it was observed that only the bell was rung, the food was not placed. कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व किया गया कि बेल बजी लेकिन खाना प्लेस नहीं किया गया। लेकिन स्लाइवा जो था वो ऑटोमेटिकली अभी भी सेक्रेट हो रहा था, मतलब मुंह में पानी आना अभी भी चालू था, क्योंकि बेल बजती तो कुत्ते को इंतजार रहता, डॉग को इंतजार रहता कि अब खाना आएगा, और उसके मुंह में स्लाइवा ऑटोमेटिकली सेक्रेट होना शुरू हो जाता। इट मीन्स दैट नेचुरल रिस्पॉन्स स्लाइवा वॉज ऑब्टेन्ड बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलस। मतलब क्या? जो नेचुरल रिस्पॉन्स था स्लाइवा बनना, वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस, मतलब जो बेल बज रही थी जबकि खाना नहीं दिया जा रहा, उससे भी बन रहा था। तो पैवलोव नेम्ड इट एज द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। तो पैवलोव ने इस थ्योरी को कंडीशनिंग नाम दिया, क्योंकि मैंने बताया ना, ये हमारे एनवायरनमेंट जो उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है, या मैं कहूँ नर्वस सिस्टम से डेवलप होता है, उसके ऊपर इन्होंने क्या कहा कि उसकी कंडीशनिंग कर दी कि भाई अब बेल बजेगी तब भी इसको मुंह में स्लाइवा बनना शुरू हो जाएगा, चाहे हम खाना दे या ना दे। लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? बार बार इस चीज को रिपीट करना पड़ेगा, उसको हैबिट में डालना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय, इसको हम थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय कंडीशनल रिफ्लेक्स या कंडीशनल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसको देखिए, इस डायग्राम में समझिए कि यहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल, पहले हमने क्या किया था? आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया। आर्टिफिशियल स्टिमुलस कैसी है? या इसको कंडीशनल स्टिमुलस भी कहते हैं, जिसमें मतलब कंडीशनल हो गया, जो हमने बनाई है।
उसमें हमने क्या किया, बेल बजाई, उसमें क्या हुआ, रिस्पॉन्स में क्या आया, जो भी स्टिमुलस था तो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, अलर्ट हो गया। अलर्ट होने के बाद क्या हुआ, खाने को प्रेजेंट किया गया। और अब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब जो स्लाइवा है वो मुंह में सीक्रेट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जुड़ गए ना ये दोनों चीजें। अब जो पैवलोव की कनेक्टिविज्म थ्योरी है, इसको सपोर्ट किया था वॉटसन ने, जॉन वॉटसन 1878 टू 1958, द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, इनको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से भी जानते हैं, सपोर्टेड पैवलोव्स आइडियाज ऑन कंडीशनल रिस्पॉन्स। उन्होंने इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया। थ्रू इस एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा वॉटसन ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ कंडीशनिंग इन प्रोड्यूसिंग एज वेल एज एलिमिनेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्स सच एज फियर। मतलब उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कंडीशनिंग भी की और इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज है, मान लो डरना है, उसको भी खत्म किया। जैसे इस रैबिट बेबी एक्सपेरिमेंट इज फेमस। अगर हम बात करें तो उनका कौन सा एक्सपेरिमेंट था, रैबिट का। ठीक है, वॉटसन रैबिट बेबी एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट वाज मेड ऑन अ बेबी ऑफ 11 मंथ। ये एक्सपेरिमेंट किया गया 11 महीने के बच्चे के ऊपर। द बेबी वाज गिवन अ रैबिट टू प्ले। छोटे से बच्चे को क्या दिया गया, रैबिट खेलने के लिए दिया गया। द रैबिट फॉर गिव प्लेजर टू द बेबी व्हाइल ही टच इट। जब भी रैबिट को बच्चा हाथ लगाता तो बड़ा खुश होता था, क्योंकि उसकी जो फर होती है वो सॉफ्ट होती है ना। During the experiment, a loud noise to frighten the baby was produced the moment he touched the rabbit. अब उनके एक्सपेरिमेंट में जब भी बेबी बच्चे रैबिट को टच करता, बहुत तेज की एक साउंड होती जिससे बच्चा डर जाता। ठीक है, दिस वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। इसको बहुत बार किया गया, टिल द बेबी गॉट फ्राइटेंड बाय द रैबिट। जब तक बच्चा रैबिट को से डरना नहीं शुरू कर देता, तब तक इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, इवन विदाउट द फ्राइटनिंग वॉइस। लेकिन तब भी वो डरना शुरू हुआ, चाहे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अभी भी वो रैबिट को हाथ लगाता तो उसे हमेशा डर लगा रहता कि अब फिर आवाज आएगी। तो वो उसकी क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई। मतलब अब तो पहले हाथ लगाने के बाद आवाज होती थी, अब बिना हाथ लगाए भी वो उससे डरने लगा। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। तो सबसे पहला है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे हो गया कि यहाँ पर कंडीशन जो है एनवायरमेंटल में क्या किए गए, वेट किया गया। जैसे हमने कहा ना कि स्पेसिफिक दिया गया, जैसे खाना दिया गया, इधर उनको रैबिट के लिए को टच करने की वो दी गई, तो टेम्परेरी अनस्टेबल, ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि आप 2-3 बार करेंगे उसके बाद अगर बच्चे बड़े हैं तो इस चीज को समझ जाते हैं कि ये तो जब हम छोटे थे और आज बड़े हैं तो उनमें डिफरेंसेस दिखता है। समेशन, सीआर इज बेस्ड ऑन समेशन, कंडीशनल रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन समेशन। अब यहाँ पे भी कह सकते हैं जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो जो है स्टिमुलस जो हमने किया था, कंडीशनल जो आर्टिफिशियल हमने स्टिमुली दी थी उसके ऊपर बेस्ड होता है, स्टिमुलस पे बेस्ड होता है, मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। डाइज थ्रू डिसयूज, अगर हम इसको रेगुलर यूज नहीं करते तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी उसको है, लेकिन अगर आप उसको सेवरल टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो कंडीशनिंग जो है वो खत्म हो जाती है। एज मोर इजिली इन केस ऑफ चिल्ड्रन देन इन केस ऑफ अडल्ट्स। ये छोटे बच्चों पे मैंने कहा ना एप्लीकेबल होता है, बड़े बच्चों पे नहीं होता, क्योंकि वो धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाते हैं, तो उन्हें डिफरेंसेस पता लग जाते हैं। एक्सटिंक्शन, इफ condition response is established with many stimulus, then the extinction of any one will not make any effect on CR. अब CR मैंने बताया ना कंडीशन रिस्पॉन्स, अब खत्म, लुप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम उसको कई सारे स्टिमुलस देंगे, मतलब कई बार एनवायरनमेंट में, जैसे हमने बोला यही एक्सपेरिमेंट अगर मैंने किया एक बच्चे, एक ही आदमी करवा रहा है, ठीक है, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग तरह की आवाजें आ रही है, तो जो हम उसको जो उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। या उसने 2-3 बार किया लेकिन उसको दोबारा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब क्या है कि आवाज नहीं हुई, तो वो धीरे धीरे उस चीज को समझ जाएंगे, तो ये कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंडीशनिंग, तो फर्स्ट हमारा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, मतलब क्या इंटेंसिटी की रिस्पॉन्स कब होगा, जब नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी देंगे। मतलब अगर हमने दोनों को साथ साथ रखा तो हमारा जो हम बच्चे जो उसमें बिहेवियर में चेंज कंडीशनिंग करना चाहते हैं तभी हो पाएगी। मान लो हमने खाना जो दिया उसको, वो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैं कह दूं कि फैक्टर है, जो कि हर किसी को अफेक्ट करेगा। अगर हमने उसके साथ साथ बेल भी, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, वो भी हमने चालू रखा, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, बेल के साथ, बेल की जो है ना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे पैवलोव के केस में हुआ कि बेल बज रही है, खाना नहीं दिया, लेकिन उसकी कंडीशनिंग होनी शुरू हो गई क्योंकि उसके मुंह में सलाइवा बन रहा है। अगर वो इसके फैक्टर के अलावा कोई दूसरा भी लेगा तो इसका कोई इम्पैक्ट उस पर धीरे धीरे, मतलब अगर उसी पे उसने जोर दिया है तो वही फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करेगा। रिलेशनशिप ऑफ टाइम विद टू स्टिमुलस, अगर हम यहाँ पे अब 2 स्टिमुलस के एक ही टाइम पे बात करें तो पैवलोव ने क्या किया था, जो फूड था
वो हमारा क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था, और जो हमने रिंगिंग द बेल किया वो हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस था। दोनों को एक ही समय में दिया। अब अगर हमने आर्टिफिशियल स्टिमुलस का अगर इम्पैक्ट देखना है तो हमें नेचुरल स्टिमुलस को क्या है, वो उसी के कारण तो हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो उससे हमारे जो कंडीशनिंग है वो हमारे बिहेवियर में कंडीशनिंग हो जाती है। रेपिटेशन ऑफ स्टिमुली, रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस में रिपीट करना, जब जो हमने रिस्पॉन्सेज हैं या मैं कहूँ स्टिमुलस है उनको रिपीट करते हैं तो होता है, जब हमने कहा ना कि एक ही कंडीशन को बार बार आप करते जा रहे हैं, सेवरल टाइम्स करते हैं, तो कंडीशनिंग होती है। अगर आपने इस चीज को रिपीट रेगुलर टाइम सही इंटरवल पे नहीं किया तो कंडीशनिंग नहीं होगी। मतलब मैंने कहा ना, स्लाइवा जो है जो घंटी बज रही है उसके साथ ही उसके मुंह में आना शुरू हो, जैसे घंटी बजी खाना तो इतने आया ही नहीं लेकिन उसके मुंह में स्लाइवा बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसे साथ साथ ही होने लगा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जितनी हम रेपिटेशन में स्टिमुलस देंगे तभी रिस्पॉन्सेज आने शुरू होंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि रिस्पॉन्सेज करें तो फिर मतलब उसमें क्या होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए, इसी से उनका बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होता, मतलब वो जो हम कंडीशनिंग करना चाहते हैं वो हो जाती है। फिर आता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब कई बार हमने ये भी देखा है कि एनवायरनमेंट में जो हमें कुछ सिखाना है उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम स्टिमुलस दें तो हमारे रिस्पॉन्स के लिए कोई भी उसमें ऑब्स्टिकल नहीं आने चाहिए। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि कोई क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, कोई पोएम पढ़ा रहा है, अब बच्चे पोएम कर रहे हैं लेकिन शांति में आराम से सुन रहे हैं, लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो क्लास में रहने वाली और चीज़ों पे चला जाए, मतलब बाहर से कोई आ जाए या कोई लाइट चली जाए या कोई भी प्रॉब्लम जो है क्लास में आ जाए, तो बच्चे का ध्यान बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें उनको समझाना है तो हमें एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा किसी चीज़ पे, ताकि उनका जो अटेंशन है वो उस चीज़ पे बना रहे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस, अब यहाँ पे आता है कि जो नेचुरल हमने स्टिमुलस दिया है उसी के साथ साथ हमें आर्टिफिशियल स्टिमुलस भी ज़रूरी देना है। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो फिर हम जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो या हमें जो कंडीशनिंग करनी है वो नहीं हो पाएगी। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अब ये भी बात है कि अगर हमें करवाना है तो वो समझदार होना चाहिए तभी तो कर पाएगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि पैवलोव में अगर उसने डॉग के ऊपर किया, अगर डॉग या ठीक नहीं होता या उसका खाने में जो उसको खाना दिया जा रहा है वो सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको जो खाना है वो नहीं मिल रहा, तो तब भी उसकी कंडीशनिंग होना मुश्किल है, ठीक है। ऐसे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स, अब वही कि कितनी बार उसने ट्राई किया, अगर इनके बीच में टाइम इंटरवल सही नहीं है या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हर जगह तो ये हर, जैसे हमने कहा ना, हर इंसान अलग अलग होता है, तो कंडीशनिंग भी हर किसी की अलग अलग ही होती है। आप एक आदमी पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आदमी पे भी उसी तरह से सेम एक्सपेरिमेंट कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, अब यहाँ पे एक बात है कि जिसको हम स्टिमुलस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, अतः मतलब मैं कहूँ कि जो नेचुरल स्टिमुलस की कुछ ऐसी होती है जहाँ पर कंडीशनिंग अप्लाई नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे भी कुछ लिमिटेड होगी, लिमिटेशंस होगी जहाँ तक कि हम उसकी कंडीशनिंग कर सकते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग। अब प्रेजेंटेशन ऑफ टू स्टिमुलस, अभी हमने पढ़ा था ना, दो स्टिमुलस थे, दो स्टिमुलस कौन कौन से दिए कि हमें घंटी भी बजानी थी और खाना भी था, तो कंडीशनिंग जो है इसके लिए दोनों का मैंने बताया था, नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल, दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। प्रेजेंटेशन ऑफ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का होना भी जरूरी है। अनकंडीशनल मतलब हो गया कि ऐसा स्टिमुलस जो पहले ट्रेन ही ना दिया होगा, मतलब जिसको हम पहले ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे पैवलोव वाला एक्सपेरिमेंट में कहूँ, जो खाना था वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रूप से स्लाइवा उसके में पैदा होता, अगर भोजन जो होता या फूड जो होता वो जो डॉग में था वो नेचुरल रूप से स्लाइवा पैदा करता, तो रेनफोर्समेंट भी कर सकता था, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया उसमें हमने जो फूड हमने डॉग के आगे प्रेजेंट किया, अगर हम उसको पहले ट्रेन नहीं करते तो उसकी कंडीशनिंग आसानी से नहीं हो सकती थी। रेपिटेशन ऑफ द स्टिमुलस, अगर हमने नेचुरली अगर हमने फूड उसको नहीं प्लेस किया बार बार, अगर हमने बेल खाना बजाने से पहले देने से पहले बेल नहीं बजाई, या मैंने खाना टाइम पे नहीं दिया, या इसको इस एक्टिविटी को बार बार नहीं किया, तो कंडीशनिंग नहीं होती। रेलेवेंट कंसिस्टेंसी मैंने कहा ना, टाइम पे, जैसे आपने अगर
रोज का एक, जैसे हमें होता है ना टाइम पे हम उठ जाना बैठ जाना, ये सारे कुछ काम हमारे टाइम टेबल से होते हैं, ऐसे ही खाना जब दिया उसको रेगुलर एक टाइम इंटरवल पे दिया, कंसिस्टेंसी हो गई, ठीक है। रेनफोर्समेंट ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस, रेनफोर्समेंट मतलब क्या, जो उसका था उसका रेनफोर्समेंट मतलब पॉजिटिव देना, उनको समझाने के लिए, जैसे हम बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं, वो भी कौन सी, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कि भाई आपने अच्छा किया, ताकि वो और अच्छा करें। अगर हम नेगेटिव देते हैं तो वो लोग हमें सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक्सटेंशन ऑफ CR मतलब हो गया कंडीशनल रिस्पॉन्स को, अगर हमने इनको दोबारा नहीं किया, मतलब मैंने कहा कि आपने खाना नहीं दिया लेकिन बेल बज जाए, और इस एक्टिविटीज में आपने ध्यान नहीं दिया कि टाइम इंटरवल कितना है, तो ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कंडीशनिंग जो है वो लुप्त होती शुरू हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अब यह एक ही समय, एक ही मतलब लगातार एक ही तरफ में हम इसको कहते हैं जनरेट होना। रिकवरी एक ही साथ हो जाती है। स्टिमुलस डिफरेंशिएशन, इंटेलिजेंस, सेक्स, कंडीशनिंग टेक प्लेस इजीली इन केस ऑफ गर्ल एज कम्पेयर एज बॉय। अब ये कह रहे हैं कि लड़कियों में जल्दी हो जाती है, एज इजीली इन चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, बच्चों में आसानी से हो जाती है। एजुकेशन इंडिकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो फर्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। देखिए ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारी कहाँ पर इंप्लीमेंट हो सकती है, जहाँ पर हमें कोई लैंग्वेज सिखानी है या कोई कॉन्सेप्ट समझाना है। क्यों? क्योंकि हमें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जैसे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो क्लासरूम एनालिसिस किया जाता है, क्या होता है उसके अंदर एक एनवायरनमेंट बना होता है क्लास में बच्चों को किसी टॉपिक को समझाने के लिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट को समझ ले। इसके लिए वो टीचर्स क्या यूज करते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो रिवॉर्ड दीजिए, अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने के लिए हमें कई बार पनिशमेंट भी यूज करनी पड़ती है। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का विकास होता है। एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स बैड हैबिट्स, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि नेगेटिव एटीट्यूड्स जो होते हैं, गंदी आदतें जो होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। सुपरस्टिशियस एंड फोबियाज, जितने भी फोबियाज है उसको दूर कर सकते हैं। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फॉर टीचर एंड सब्जेक्ट, अब बच्चे मैथ्स के, मान लो हम ज़्यादातर आप 90% देखेंगे स्कूल में बच्चे मैथ्स के टीचर से डरते हैं, तो और या उस मैथ्स सब्जेक्ट से डरते हैं। तो कंडीशनिंग के द्वारा, क्यों? क्योंकि अगर टीचर ने एक बार मारा, मतलब अगर आप वो टीचर बार बार वही चीज़ करता है तो उसकी क्लास में जाने से बच्चे डरने लग जाते हैं। तो उनकी कंडीशनिंग हो गई कि अगर वो अच्छा भी पढ़ाता है लेकिन उसकी एक बैड हैबिट है कि वो बार का पढ़ाता है, तो बच्चे उसकी क्लास में नहीं जाएंगे, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, ये एसोसिएट करता है कि अगर एक टीचर ने, मतलब मैंने कहा ना कि मैथ सब्जेक्ट से ही उनको फोबिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रेपिटेशन, अगर हमें कंडीशनिंग करवानी है तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करानी चाहिए। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसको हम यूज कर सकते हैं। यूजफुल इन मेंटल हॉस्पिटल्स, हाँ जहाँ पर स्लो लर्नर्स होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, वहाँ पर हम ये फैसिलिटी जो कंडीशनिंग है वो थ्योरी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें रेगुलर एक ही चीज़ की हैबिट में ट्रेन किया जाता है। यूजफुल इन एडजस्टमेंट, प्रोग्रेस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हाँ यहाँ पर कल्चर और सिविलाइजेशन को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे घर में कोई चीज़, हमारे फैमिलीज में जो हमारे कल्चर्स होते हैं, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, वो हमारे पास सामने रिपीट किए जाते हैं, तो वो हमारे अंदर हैबिट फॉर्मेशन करते हैं, जो हमें गुड, जो हम कहते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, तो वो यहीं से डेवलप होती है जब हम अपने उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जैसे हमने इनसाइड थ्योरी की थी, अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, नेक्स्ट मैं आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि स्किनर के द्वारा दी गई है वो करवाऊंगी। होप सो आपको ये थ्योरी सारी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच अगेन।